हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है वमन विरेचन विधि। इससे पहले हमने स्वेदन विधि अध्याय जो था उसको डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे वमन विरेचन के बारे में। जहाँ भी श्लोक इंपॉर्टेंट होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वमन विरेचन और वमन योगी रोग। देखिए, वमन का हमको पता है कफज रोगों में कराते हैं और विरेचन मेनली पित्तज रोगों में होता है। तो मेनली जो भी कफज रोग आपके ध्यान में आए और पित्तज रोग जितने भी ध्यान में उनमें विरेचन कराना है। तो वमन का विशेष रूप से नूतन ज्वर में, अतिसार में, अधोग रक्तपित्त में, अधोग रक्तपित्त में ध्यान रखना वमन कराना है। ऐसा नहीं आप विरेचन लिख दें ये क्योंकि रक्तपित्त की चिकित्सा में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि रक्तपित्त में प्रतिलोम चिकित्सा होती है, ठीक है। उसके बाद राज्यक्षमा, कुष्ठ, प्रमेह, अपची, ग्रंथि, शलीपद, उन्माद, कास, श्वास, हल्लास, विसर्प, स्तन्य दोष, इन सब में वमन कराना चाहिए, ठीक है। मतलब जो जिन दोषों में हम वमन करा रहे हैं उनमें कफ इन्वॉल्व है, या अगर दो दोष है तो उसमें भी कफ की प्रधानता है इन सभी दोषों में। अब आगे हम बात करते हैं। तो वामक और विरेचक द्रव्यों में मेरे पास 5 गुण जो है वो कॉमन रहते हैं। उष्ण गुण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही और विकासी। कौन कौन से? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही, विकासी, ये कॉमन रहते हैं। लेकिन वामक द्रव्य ऊर्ध्वभाग से यानी मुख से दोषों को बाहर निकालते हैं, विरेचक द्रव्य अधोभाग से बाहर निकालते हैं। वामक द्रव्य में अग्नि और वायु जो पंच महाभूत हैं उनकी प्रधानता होती है, और विरेचक द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वमन के अयोग्य कौन कौन से रोग होते हैं। तो कफ को छोड़ के, यानी जिन रोगों में कफ प्रदान नहीं होता है, ठीक है, या ओनली कफ इन्वॉल्व नहीं होता, उन सबको छोड़कर जितने भी रोग हैं वो सब वमन के अयोग्य होते हैं। और दूसरा, जिनमें बल और साथ में कम होता है, ठीक है, जिनकी अग्नि भी कम होती है, उन सभी में हमको वमन नहीं कराना चाहिए। बात करते हैं डिटेल में। गर्भवती, देखिए गर्भवती जहाँ भी आएगी, गर्भवती सर्वथा पंचक्रम के अयोग्य होती है, यानी गर्भवती में कोई भी पंचक्रम नहीं कराया जाता। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है कि उसको कराना ही है, तो फिर उस स्थिति में उसको बहुत ही मृदु संशोधन दिया जाता है, वो भी प्रॉपर जो है डॉक्टर्स की देख रेख में, ठीक है। उसके बाद रूक्ष शरीर वाले, वात बढ़ी हुई इसलिए, भूखा है उसका बल वैसे कम है, सदा दुखी रहने वाला, मानसिक रूप से उसका सत्व कमजोर इसलिए, बालक हो गया, वृद्ध, कृश, अति स्थूल को भी नहीं कराना है। हृदय के रोगी को तो वैसे मना है, वमन हृदय के रोगी में स्ट्रिक्टली मना किया गया है, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उरशत्त का रोगी, दुर्बल, जिसको निरंतर वमन हो रहा, अब निरंतर बहुत दिनों से वमन हो रहा, उसको भी एकदम से नहीं कराना, क्योंकि वमन होने से उसकी वैसे अमाशय हो रही की मांसपेशी वो कमजोर हो गई, दूसरा उसके अलावा उसका बल भी कम हो गया, ठीक है। प्लीहा और तिमिर का रोगी है, जिसके कमाशय में कृमि हो गए हो, जिसे उर्दूवात हो, ठीक है, जिसे बस्ती दी गई हो। अगर बस्ती देने के बाद आपने वमन करा दिया तो उसके बहुत सारे उपद्रव सामने आएंगे। मूत्राघात, उदरो गुल्लम का रोगी हो, जिसे ठीक से वमन या तो बहुत ज़्यादा अग्नि हो और मंदाग्नि हो, दोनों में, ठीक है। अर्श पाइल्स हो गए, उदावर्त हो गए, भ्रम चक्कर आना, पार्श्वशूल, अष्ठीला का मतलब होता है गांठ टाइप का बनना, ठीक है, ये भी ग्रंथि का टाइप होता है। उसके अलावा वात के रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन में हम इनको करा सकते हैं। कोई गर्विश पान कर लिया है ना, कोई टॉक्सिक मतलब पदार्थ ले लिया, या जहर वहर खाते हैं, ठीक है, अजीर्ण, इंडाइजेशन हो गया, ठीक है, इंडाइजेशन हुआ तो वो जो भोज्य पदार्थ जिसके कारण इंडाइजेशन हुआ, ऐसा आपने कुछ खा लिया तो उसको बाहर निकालने के लिए वमन, और विरुद्ध आहार सेवन करने पर या विरुद्ध औषधि सेवन करने पर, क्योंकि वो पेट में रहनी नहीं चाहिए माशय में ज़्यादा देर तक, तो उसको वमन से बाहर निकालेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं वमनादि के अयोग्य कौन कौन से होते हैं। रोगी कौन से होते हैं वो तो रोग की बात कर ली। जिनको लगातार वमन हो रहा हो, आम ज्वर में, जिनको नस्य, धूम, विरेचन, बस्ती ये सब दिया गया हो, और इंडाइजेशन का रोगी हो, उन सभी में वमन नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब विरेचन के साध्य रोग कौन से? जितने भी पित्तज रोग है या पित्त रक्तज रोग है, या जिन भी रोगों में पित्त दोष की प्रधानता है, वो सब विरेचन से साध्य होते हैं। गुल्म, अर्श, विस्फोट, व्यंग, कामला, जीर्ण ज्वर। कामला तो हमेशा ही विरेचन साध्य होता है, ध्यान रखनी। उदर रोग, गर्विश हमारे पास, देखिए गर्विश हमारे पास वमन में भी आया है, विरेचन में भी आया है, लेकिन गर्विश में कंडीशन डिपेंड करती है कि उसको वमन से निकालना है या विरेचन से निकालना है, ठीक है। गर्विश किस टाइप का है, गर्विश कौन से व्यक्ति को दिया गया है, गर्विश जिस व्यक्ति में दिया उसका बल क्या है, उसका सत्व कैसा, उसके अनुसार उसको वमन कराना है या विरेचन कराना है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद है छर्दी, ठीक है, वॉमिटिंग हो गई, प्लीहा, हल्लीमक, विद्रदी,
तिमिर, तिमिर वमन के अयोग्य था लेकिन विरेचन के योग्य है। काच, स्यंद, अभिषंद, कंजक्टिवाइटिस, दो नेत्र रोगों का नाम इसमें आया है, एक तो तिमिर और एक अभिषंद कंजक्टिवाइटिस। ये दोनों विरेचन से साध्य होते हैं, आपको ध्यान रखनी बात। पक्वाशगत पीड़ा, वेजाइनल जितने भी रोग हैं, शुक्र रोग, कोष्ठगत रोग, जेनाइटल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर से विरेचन से साध्य होते हैं। कोष्ठगत रोग हो गए, कर्मी हो गया, वर्ण, वात रक्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त, वहाँ अधोग रक्तपित्त था वमन। मूत्राघात उसके अयोग्य था, इसे अयोग्य है। मलावरोध, कुष्ठ और प्रमेय जो वमन से साध्य नहीं, यानी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कुष्ठ और प्रमेय में भी ऐसी स्टेज आ जाती है कि वमन साध्य नहीं, तो फिर विरेचन से साध्य कराना। विरेचन के योग्य रोगी कौन से? नूतन ज्वर। देखिए ज्वर में जो है, आमद ज्वर में तो हम वमन नहीं कराते, लेकिन विरेचन के अयोग्य रोगी में नूतन ज्वर आता है। अल्पाग्नि, ठीक है, और वमन के अयोग्य में था बहुत ज़्यादा अग्नि, और विरेचन के अयोग्य में था अल्पाग्नि। अधोग रक्तपित्त में, पायु में, डायरिया में, शल्य का कोई रोगी हो जिसका बहुत ज़्यादा क्रूर कोष्ठ हो या अतिस्नेन हुआ हो, और राज्यक्षमा, इन सभी में हम विरेचन नहीं कराते हैं, ठीक है। अब बात कराते हैं वमन कैसे कराया जाता है। तो वमन के लिए कफ को निकाला जाता है वसंत या चैत्र माह में, ठीक है। वात को प्रावट या श्रावण मास में, और पित्त को शरद या कार्तिक मास में दोषों के निर्णय के लिए करें। सबसे पहले हम पंचक्रम कराने से पहले जो पूर्व क्रम कराते हैं, क्या कराना है? स्नेन और स्वेदन। स्नेन स्वेदन में कैसे कराना है? व्यक्ति का बल देखना है, उसका सत्व कैसा है, वो किस चीज़ के साथ में है, ठीक है, दुर्बल है, बाल है, वृद्ध है, कृश है, पहले से कोई रोग तो नहीं है, ठीक है। इन सभी के अनुसार हमको डिसीजन लेना पड़ता है। फिर क्या करना है? वमन के योग्य हो गया वो, उसको पहले वमन से एक दिन पहले मछली, उड़द और तिल खिलाना है, जिससे कफ उत्कलेशित हो जाए, ठीक है। मछली, उड़द और तिल इनको बहुत अच्छी मात्रा में खिलाना है, जिससे कफ को उत्कलेशित करना है। फिर वो रात्रि में सो गया, सुबह उसका आहार पच गया, यानी पूरी रात भर में उसका आहार पच गया। प्रातःकाल स्वस्ति पाठ कराना है, उसको कोई भी भोजन नहीं देना है, उसको पेया के साथ घृत मिलाकर, कुछ स्नेह मिलाकर। अब देखो पेया कौन सा रोग है और किस प्रकार का रोगी, उस हिसाब से पेया का निर्माण किया जाता है। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में घी मिलाकर, यदि रोगी बाल है, वृद्ध है, नपुंसक, डरपोक है, दोष के अनुसार, बल के अनुसार, रोगी के अनुसार उसको दूध, गन्ने का रस या मांस रस जो है वो हम इन सब में घी मिला के पिलाते हैं। आकंठ, आकंठ मतलब जब तक उसका जी, मतलब कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि नहीं बस अब ठीक है, गले तक पिलाते हैं। और रोगानुसार औषध है, औषध मेनली मदन फल का चूर्ण होता है, और भी वमन के रोग होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। मधु और सेंधा नमक में मिलाकर मंत्र से अभिमंत्रित करके कोष्ठ के हिसाब से पिलाना है, और रोगी का मुंह रखना है पूर्व दिशा में, ठीक है। पूर्व और उत्तर दिशा हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें शुभ मानी गई है, तो यहाँ पूर्व दिशा की तरफ मुंह बना। हमको कोई भी इतना मंत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर क्वेश्चन आएगा यूजी लेवल पे तो ये आएगा कि इस मंत्र की या तो लास्ट लाइन दे देंगे या फर्स्ट लाइन दे देंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि ये किसका श्लोक है। तो अगर शुरू होता है ओम नमो भगवते भेषज गुणे वैदुर्य प्राजाय तदा वात हृयते सम्यक समुद्वय, ओम भेषज भेषज्य समुद्र, यानी भेषज्य गुरुवे से अगर शुरू है या भेषज्य गुरुवे से अगर खत्म है तो वो वमन की विधि का श्लोक है। अब बात करते हैं अब औषध पिला दी आपने सेंधा नमक और मधु मिला के, ठीक है। फिर कुछ देर वमन आने का वेट करना है, ठीक है। फिर उसको जी घबराएगा, मिसली होगी, नोजिया होगा, मुख से लाला स्त्राव होगा, सलाइवेशन होगा, फिर वमन कराना चाहिए। अब वेग को हमको और बढ़ाना है, यानी वमन जो चाह रहे कि हम और तेजी से उसको उल्टी वमन का वेग आ, तो अंगुलियों से या एरंड या कोमल किनार से, तीन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, या तो अंगुली लेनी है या एरंड या कमल के कोमल नाथ से गले और तालू में स्पर्श कराना उसको बार बार। उससे स्पर्श कराने से क्या होगा? इरिटेशन होगी, इरिटेशन होने से वो वेग प्रवृत्त होगा, और घुटने के बराबर ऊंचे आसन में बिठाने से। और जैसे उसको वमन का वेग आ रहा है तो जो उसका असिस्टेंट है, असिस्टेंट मतलब परिचारक या जो रोगी के साथ आया है ना, कोई भी हो सकता है, उसको चाहिए कि रोगी के दोनों पार्श्व ललाट फोरहेड को पकड़े रहे, और नाभि जो है अम्बलाइकस और पृष्ठ को ऊपर नीचे दबाता रहे, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं हो, एकदम से झटका नहीं आए, ठीक है। अब वमन के द्रव्य दोषानुसार क्या आते हैं? अगर कफ है तो कफ के ऑपोजिट द्रव्य लेना है भाई, कफ शीतल वितल ये सब होता है, तो कफ के ऑपोजिट क्या लेना है? उष्ण, तीक्ष्ण और कटु रस के द्रव्य से। पित्त, पित्त में मधुर शीतल द्रव्य से, और वात में कफ स्निग्ध अम्ल लवण के रस से वमन कराते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वमन का हीन वेग क्या होता है। वमन के हीन वेग होने पे क्या क्या करना चाहिए? अगर कम आया तो पिपली, धात्री, आम्लकी, सिद्धार्थ सरसों
और लवण के जल से बार बार वमन कराना चाहिए। कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य ध्यान रखना हमको, कौन से? पिपली, आम्लकी, सरसों और लवण के जल से वमन करें। वमन के अयोग्य लक्षण, वमन के अयोग्य लक्षण में क्या होता है कि किसे कहते हैं? वमन के रेगों का या तो रुक रुक के आना या अकेले आना, ठीक है, या औषधि बाढ़ नहीं आई, ये सभी आते हैं वमन के योग में। इसमें बार बार थूक आता है, बॉडी में खुजली हो जाती है और चकते और जोर हो जाता है। वमन के योग में क्या होता है? कफ बढ़ जाता है। ये सारी कफ के लक्षण है, बार बार थूक का आना, खुजली होना और चकतों का आना। समयोग के योग में क्या होता है? क्रम से कफ, पित्त और वायु की प्रवृत्ति होना, पहला पॉइंट है। दूसरा मन की प्रसन्नता। तीसरा वेग स्वयं बंद हो जाते हैं, ठीक है भाई, वेग स्वयं बंद होना, मन की प्रसन्नता होना और कफ, पित्त और वायु की प्रवृत्ति होना, ये सभी समयोग योग के लक्षण होते हैं। अतियोग के लक्षण में क्या होता है? अतियोग के लक्षण में वात बढ़ जाएगी, अयोग के लक्षण में कफ बढ़ने के लक्षण होते हैं और अतियोग के लक्षण में वात बढ़ने जैसे लक्षण होते हैं। तो उसमें क्या होता है? फेन आने लगता है, विभिन्न प्रकार की रक्त मिश्रित चंद्रिका आने लगती है, ठीक है, बॉडी में क्रस्त हो जाती है, दाह होने लगता है, कंठ सूख जाता है, आंखों के सामने अंधकार आ जाता है, भ्रम, चक्कर, भयंकर व्याधि और जीवरत के निकलने से, यानी बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए, अतियोग हो गया तो डेथ तक हो सकती है। सम्यक वमन के पश्चात भली भांति वमन हो गया तो फिर थोड़ी देर बाद आश्वासन देने के बाद स्निग्ध मध्य तीक्ष्ण धूम, या जो भी धूम रोगी किस प्रकार का, उसमें क्या दोष है, दोषों की मात्रा कितनी है, उसका बल क्या है, उस हिसाब से हमको आहार विहार कराना चाहिए। वमन के पश्चात पथ्य, वमन के बाद सायं प्रातः भूख लगने पर सुकोष्ण जल से स्नान कराना है, फिर पेयादि क्रम का पालन करके रक्तशाली चावल हमको खिलाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले वमन और विरेचन की कौन से योग्य रोग होते हैं, रोगी क्या होते हैं, फिर वमन और विरेचन से साध्य कौन से रोग होते हैं, उसके बाद वमन की विधि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, वमन के द्रव्य, वमन के हीन योग हो जाए तो क्या औषधि करनी चाहिए, चिकित्सा, वमन के अयोग, समयोग योग या अतियोग के लक्षण, ठीक है, और वमन के पश्चात क्या पथ्य का पालन करना है, ये हमने बात करी। इसकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वमन विरेचन के बाद हमें आहार में किस तरह से पेयादि क्रम का पालन करना है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।